हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट, जिसमें अपना इकाई सेकेंड का पार्ट है। फर्स्ट पार्ट जिसका नाम है भारत का संविधान। और भारत के संविधान में हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान की विशेषताएं। उनमें से लगभग आधी विशेषताएं हम पढ़ चुके हैं। आज हमारी विशेषता रहेगी वो रहेगी पंथ निरपेक्ष राज्य, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष राज्य। भारत का संविधान इकाई है। अब इसका फर्स्ट चैप्टर है वो है अपने भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की विशेषताओं में आज जो हमारी विशेषता है जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं उसका नाम है पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष राज्य। भारतीय संविधान यानी कि भारत का जो मूल संविधान था उसमें ना तो ये पंथ निरपेक्ष वर्ड लिखा और ना ही धर्म निरपेक्ष लिखा। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, एकता ये वर्ड बाद में जोड़े गए थे। कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत ये वर्ड जोड़ा गया था। और भारतीय संविधान का जो मूल पार्ट, एम पार्ट, आत्मा कहा जाता है या भारतीय संविधान की कुंजी कहा जाता है वो है प्रस्तावना। प्रस्तावना में ये वर्ड जोड़े गए थे। कब जोड़े गए? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। तो मूल संविधान में पंथ निरपेक्ष राज्य नाम नहीं था, क्योंकि मूल संविधान जब भारत का संविधान बना तो भारत की जो भारतीय संविधान में भाषा है अनुच्छेद 343 में राजभाषा, तो भाषा हिंदी, लगभग देश में रहने वाले हिंदू उसी के नाम पर पहले हिंदुस्तान भी कहा जाता था। लेकिन बाद में जब भारत में सभी धर्मों के लोग रहने लगे और पहले भी रह रहे थे, लेकिन उनमें जो परसेंटेज में देखा जाए तो ज्यादा हिंदू है, तो बाद में सभी धर्मों के जो अनुयायी रहने के कारण भारत को 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। 42वां संविधान संशोधन, जिसे मिनी संविधान भी कहा जाता है, एक इतना बड़ा संशोधन था कि एक छोटा संशोधन या एक छोटा संविधान तैयार हो सके। जैसे कि अमेरिका का संविधान जिसमें केवल 7 अनुच्छेद है, जबकि भारतीय संविधान जिसमें 395 तो मूल अनुच्छेद है ही है, साथ ही साथ उसमें इतने परिवर्तन भी किए गए हैं। इन परिवर्तनों के कारण यानी कि भारतीय जो संविधान निर्माता थे उनकी बुद्धिमत्ता, दूरदृष्टिता, महत्वाकांक्षा, इन सबको हम देखें तो उस वक्त भी उनकी सोच कितनी आगे थी। उन्होंने भारतीय संविधान में कुछ ऐसे जगह रखी कि आगे आने वाले समय में भारत में आवश्यक, भारतीय जो जनता है उनके अनुसार आवश्यक परिवर्तन किए जा सके। इसलिए भारतीय संविधान के इन मूल जो अनुच्छेद है और उन अनुच्छेदों में भी परिवर्तन करने के लिए जो जगह दी थी, इस कारण एक विलक्षण दस्तावेज की भी हम एक विशेषता के रूप में देख सकते हैं कि एक ऐसा दस्तावेज है जिसके लक्षण समान नहीं है, एक अन्य देशों के संविधानों की तुलना में काफी अलग है। 42वें संविधान संशोधन संविधान संशोधन 42वें संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संविधान संशोधन 1976 के तहत संविधान की प्रस्तावना में यह शब्द जोड़ा गया। अब
हम मान सकते हैं कि ये शब्द प्रस्तावना में जोड़ा गया। क्या इससे पहले भारतीय लोगों को धर्म की स्वतंत्रता या अपनी मन की इच्छा से कोई भी धर्म है वो ग्रहण करने की स्वतंत्रता पहले से थी? धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28 में जो धार्मिक स्वतंत्रता दी गई, तो अनुच्छेद 25 क्या बोलता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने मन से किसी भी धर्म का अनुयायी बन सकता है। तो पहले ही धर्म का अनुयायी बनने की और धर्म के मामले में छूट थी, लेकिन प्रस्तावना को उद्देशिका भी कह सकते हैं हम। और कहा जाता है कि प्रस्तावना में जो वर्ड लिखे गए हैं उन वर्डों को का लिखने का उद्देश्य क्या है, उसको ही आगे क्या किया गया है, वर्णित या उनका ही वर्णन किया गया है। पंथ निरपेक्ष का आशय क्या है? प्रश्न बनता है यहां से, पंथ निरपेक्ष से आप क्या समझते हैं? पंथ निरपेक्ष को समझिए, पंथ निरपेक्ष का तात्पर्य बताइए। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि अलग हो जाए। पंथ का मतलब ही धर्म है। पंथ या धर्म के मामले में राज्य हस्तक्षेप नहीं करता है। पंथ निरपेक्ष का मतलब हो गया, पंथ निरपेक्ष राज्य लिखा है तो राज्य है वो पंथ या धर्म के मामले में निरपेक्ष रहेगा, उसका कोई इंटरफेयर नहीं रहेगा, मामले में हस्तक्षेप नहीं होगा। जिसे हम अच्छी तरीके से किताबी भाषा में देखें तो है कि राज्य का कोई पंथ या धर्म नहीं होगा और न ही राज्य किसी पंथ या धर्म को संरक्षण देगा या किसी विशेष पंथ या धर्म या विशेष धर्म के समुदाय को किसी प्रकार की सहायता देगा। राज्य के लिए सभी धर्मों के व्यक्ति क्या है, समान है। राज्य खुद का कोई भी धर्म नहीं होगा। यह है किताबी भाषा के अनुसार हम कह सकते हैं। पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष को हम, जैसे क्वेश्चन आया है पंथ निरपेक्ष से क्या तात्पर्य है, तो पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य है कि राज्य का कोई धर्म या पंथ नहीं होगा और न ही राज्य किसी धर्म विशेष को संरक्षण देगा। संरक्षण का मतलब है कि सहायता या फिर उसे अपना मानकर उसे बढ़ाना, संरक्षण देगा। राज्य किसी भी व्यक्ति को कोई सा धर्म मानने के लिए बाध्य नहीं करेगा। राज्य किसी भी व्यक्ति को किसी धर्म को मानने के लिए, किसी धर्म को मानने के लिए बाध्य नहीं करेगा। यानी कि राज्य की तरफ से छूट है। जो व्यक्ति जिस धर्म को चाहता है उस धर्म को वो अपना सकता है। तो पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष के मामले में यही बात है, जो कि मूल संविधान में नहीं था, बाद में जोड़ा गया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि राज्य ने तटस्थ दृष्टिकोण अपनाया है। अर्थात राज्य ने धर्म के मामले में तटस्थ यानी कि अलग तटस्थ दृष्टिकोण अपनाया है। बस नेक्स्ट विशेषता हम पढ़ेंगे विलक्षण दस्तावेज।
विलक्षण दस्तावेज क्यों कहा जाता है? विलक्षण, लक्षण का मतलब होता है कि उसमें कौन कौन सी विशेषताएं हैं। जो लगभग सेम विशेषताएं होती है वो तो उनके लक्षण है, लेकिन अन्य संविधानों की तुलना में भारतीय संविधान में क्या अलग है? तो भारतीय संविधान में अन्य संविधानों से, यानी कि भारत का संविधान बनाया गया तो अनेक देशों से कुछ न कुछ स्रोत लिए गए थे। अब कुछ ऐसे दृष्टिकोण भारतीय संविधान निर्माताओं ने अपनाए थे जो कि अन्य संविधानों में है ही नहीं, इसलिए भारतीय संविधान को विलक्षण दस्तावेज कहा जाता है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने या भारतीय संविधान निर्माताओं की कुशलता, दूरदर्शिता, बुद्धिमत्ता, भारतीय संविधान निर्माताओं की कार्यकुशलता, दूरदर्शिता एवं बुद्धिमत्ता का परिचय है कि उन्होंने भारतीय संविधान में आवश्यक परिवर्तन के लिए आवश्यक परिवर्तन करने की व्यवस्था रखी, जो कि उनकी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता का परिणाम है। क्योंकि अगर भारतीय संविधान निर्माता इसमें यानी कि संविधान संशोधन की विशेषता को इसमें नहीं रखते तो क्या आज तक जो 125 बार संविधान संशोधन के लिए रखा गया बिल 104 बार पारित होता? कभी नहीं। क्योंकि ये उन्होंने बात है रखी थी कि जिस प्रकार फ्यूचर में भारतीयों को जिन जिन समस्याओं का सामना करना पड़े तो संविधान से रिलेटेड हो तो संविधान में वो आवश्यक परिवर्तन कर सके। यानी कि भारतीय संविधान में परिवर्तन के लिए उन्होंने दो प्रणालियां भी ये रख ली है कि एक तो साधारण बहुमत से किया जा सकता है, एक विशेष बहुमत से किया जा सकता है, और एक है विशेष बहुमत में भी विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों का उसमें सहभागिता होनी या फिर पक्ष में होना जरूरी है, तब जाकर भारतीय संविधान में संशोधन। अब दो तीन ये प्रणाली है, मुख्य रूप से दो है लेकिन तीन प्रकार से किया जाता है। तो ये संविधान में संशोधन करने की प्रणाली इन्होंने बहुत पहले सोच ली थी कि भारतीयों को आवश्यकता अनुसार क्या करना पड़ेगा, भारतीय संविधान में परिवर्तन करना पड़ेगा। तो इसी कारण भारतीय संविधान है उसको विलक्षण दस्तावेज कहा जाता है। नेक्स्ट है एकात्मक एवं संघात्मक। एकात्मक एवं संघात्मक तत्वों का अद्भुत संयोग। भारत क्या है, यहां पर यह चीज समझना आवश्यक है कि भारत क्या है। क्या भारत एक स्टेट है जिसमें किसी का कोई इंटरफेयर नहीं? भारत एक देश, ये बात क्या भारतीय संविधान में लिखी गई कि भारत एक देश है? नहीं है। भारतीय संविधान के पहले ही अनुच्छेद में क्या लिखा है कि भारत क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। यानी कि सभी राज्य है वो मिलकर क्या है, भारत, अन्यथा सभी राज्य अपने अपने राज्य ही है।
भारतीय संविधान में भारत के लिए यूनियन ऑफ स्टेट्स वर्ड है वो यूज किया गया है, शब्द उपयोग में लिया गया है। अब भारत क्या है? राज्यों का संघ है, जिसे हम कहते हैं बोलचाल। जबकि भारत के बारे में लिखा गया भारत राज्यों का एकक होगा। लिखा गया हिंदी में कि भारत राज्यों का एकक होगा। भारत राज्यों का एकक होगा। यह बात भारत के लिए भारत के संविधान में लिखी गई है। अब एकात्मक और संघात्मक, ये बात भी आप आज जानते होंगे क्योंकि 11वीं क्लास में ये चैप्टर था, एकात्मक, संघात्मक, संसदात्मक, अध्यक्षात्मक शासन प्रणालियां। तो एकात्मक का मतलब होता है एक सबके लिए एक ही प्रकार की जो संविधान निर्माण हुआ है वो सबके लिए एक। और संघात्मक में मतलब होता है कि अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग संविधान। तो भारत में नया तो अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग संविधान है, ना ही सबके लिए बराबर संविधान है। एकात्मक का मतलब यह है कि भारत में जो केंद्र सरकार है, भारत में केंद्र सरकार, और सेकंड हम लेते हैं संघात्मक में हम ये कह सकते हैं कि राज्यों की सरकार, राज्यों की सरकार। समझना आवश्यक है, अन्यथा इसे याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्या एक संविधान है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के लिए सेम शक्तियां प्रदान करता है? नहीं देता। केंद्र सरकार को ज्यादा शक्तियां प्राप्त है, राज्य सरकार को केंद्र सरकार की अपेक्षा कम शक्तियां प्राप्त है। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान है वो केंद्र सरकार की तरफ झुका है, यानी कि एक को ज्यादा शक्तियां प्राप्त है और एक को कम। तो वो झुकाव किस तरफ है? ज्यादा शक्तियां केंद्र सरकार की तरफ है। अब ये अद्भुत संयोग नाम दिया है। एकात्मक होता तो गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके लिए भी वही नियम लागू होते हैं और राज्यों के लिए भी वही नियम लागू होते हैं। जबकि अब राज्य है वो केंद्र सरकार पर आश्रित भी है। तो यहां पर ये संघात्मक का भी स्वरूप है और एकात्मक का भी स्वरूप है। अब संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार हम देख लेते हैं कि 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा है। कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी है वो मैंने पहले वीडियो बनाया, उसमें आपको बता दिया है कि वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं अनुसूचियां मूल संविधान बनने के पश्चात बनी थी। तो 7वीं अनुसूची में क्या है? शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा। अब शक्तियों का बंटवारा कैसे किया? केंद्र सरकार के पास विषय कितने दे दिए? मूल संविधान में कितने थे? 97। वर्तमान में कितने कर दिए? 100। राज्य सरकार के पास कितने थे मूल संविधान में? और फिर समवर्ती सूची में कितने रखे गए थे मूल संविधान में? तो ये तो हो गया केंद्र के पास। फिर है समवर्ती सूची, इनकी केंद्र के पास है तो संघ सूची होगी, समवर्ती सूची, और फिर होगी राज्य सूची। अब हम एकात्मक और संघात्मक में जो अंतर करना चाहते हैं उसमें ये कि यहां पर शक्तियां हैं वो केंद्र को ज्यादा दी, राज्य को कम दी। पहले समवर्ती सूची में 52 थे, वर्तमान में पहले समवर्ती सूची में 47 थे, वर्तमान में कितने कर दिए? 52। 5 उठा के कहां डाल दिए? राज्य सरकार से। अब जब राज्य सरकार से विषय 5 उठा के डाल दिए समवर्ती सूची में,
तो समवर्ती सूची पर तो दोनों का अधिकार है, राज्य का भी समवर्ती सूची पर अपना मत बात रखने का अधिकार है और केंद्र का भी है। अब होगा क्या, जब इन दोनों में क्रॉस हो जाएगा, यानी कि केंद्र कहेगा कि इस चीज को लागू करना है और राज्य बोलेगा इसे नहीं करना है, तब क्या होगा? या फिर जब राज्य बोलेगा इसे लागू करना है और केंद्र बोल देगा नहीं करना है, तो किसकी बात मानी जाए? तो यहाँ पर संविधान है वो केंद्र का पक्ष ले रहा है और क्या कहते हैं कि समवर्ती सूची के विषय पर राज्य और केंद्र सरकार दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। बट प्रॉब्लम कहां, जब राज्य और केंद्र सूची के मध्य इसमें कोई तनाव आए तब केंद्र का निर्णय अंतिम निर्णय माना जाएगा। तो केंद्र क्या हो गया? हावी हो गया। तो ये क्या दिखा रहा है? एकात्मक लक्षण। क्या दिखा रहा है? एकात्मक लक्षण दिखा रहा है। तो इसे हम भारतीय संविधान को एकात्मक संविधान की तरफ झुका हुआ संविधान भी कह सकते हैं या केंद्र सरकार की तरफ झुका हुआ संविधान भी कह सकते हैं। फिर केंद्र सरकार से राज्य में राज्यपालों की नियुक्ति। देखो, राष्ट्रपति संसद का एक मुख्य अंग है, अभिन्न अंग है। अभिन्न अंग का मतलब है वो भिन्न नहीं है, अभिन्न है, साथ में है, उसके बिना संसद नहीं है। संसद किनसे मिलकर बनती है? लोकसभा राज्यसभा के साथ अगर राष्ट्रपति है, नहीं तो वो लोकसभा राज्यसभा दोनों के सदन है। अब राष्ट्रपति क्या करेगा? राज्य में राज्यपालों की नियुक्ति करेगा। राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति करने का अधिकार राज्य को नहीं है। तो संघात्मक संविधान है, भारतीय संविधान है वो, ये भारत है वो संघात्मक है संविधान है। क्यों? क्योंकि भारत क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का एक संघ है। तो राज्यों के पास इतनी शक्ति नहीं है जितनी केंद्र के पास है, और केंद्र सरकार से या फिर संसद से जो राष्ट्रपति निर्णय लेगा राज्यपाल किसको बनाना है, राज्यपाल वही बनेगा। लेकिन इसमें एक फॉर्मेलिटीज भी है कि राज्य का जो राज्यपाल जिसको बनाया जा रहा है मुख्यमंत्री से पूछा जाएगा, मुख्यमंत्री से इसके बारे में वार्तालाप की जाएगी और फिर राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी। लेकिन करता कौन? राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति के प्रति राज्यपाल क्या रहेगा? राज्यपाल है वो अपनी अनुभूति या फिर हम कह सकते हैं कि कोई भी बात सीधी राष्ट्रपति से करेगा। कौन? राज्यपाल। अब राज्यपाल को ये लग जाए किसी राज्य में, मान लो 200 सीटें हैं जैसे राजस्थान, अब दो पार्टियां हैं उनके पास 100 सीटें आ गई, क्या करेंगे? या फिर एक पार्टी के पास 90, एक के पास 20 और एक के पास 90, क्या करेगा राज्यपाल? किसकी सरकार बनाएगा? प्रॉब्लम आ गई कि सरकार बनाने के लिए कुल सीटों की संख्या बटा 2+1 होना चाहिए, यानी कि 200 बटा 2+1 यानी 101 होना चाहिए। 101 किसी के पास नहीं, और ना ये किसी को देने को तैयार है। मान लो कि तीसरा फ्रंट है जिसमें कुछ निर्दलीय है, और निर्दलीय ना इधर जाना चाहते ना इधर जाना चाहते। अगर गए तो ये भी 10 गए, ये भी 10 गए, फिर क्या करेंगे? तो या फिर इन्होंने इनके साथ मिलकर बना तो ली सरकार, लेकिन यहां से निकलकर सदस्य इनके साथ गए, तो यहां पर इनकी संविधान के अनुसार शासन नहीं चल रहा है। इस बात को कौन कहेगा? राज्यपाल कह देगा कि संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है, राष्ट्रपति जी आप अपना शासन यहाँ पर स्थापित कर दें। राष्ट्रपति राज्यपाल के कहने पर क्या करेगा? उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देगा। अब मुख्यमंत्री साहब कुछ नहीं कर पाएंगे, ना उनकी कुछ चलेगी किसके? राष्ट्रपति के अनुसार जो शासन चलेगा, राष्ट्रपति जिसे अपने अनुसार शासन चलेगा, लेकिन किसी को वहां पर स्थापित या फिर किसी को वहां पर नॉमिनेट करेगा, यानी कि अपना कोई व्यक्ति जिसके माध्यम से राष्ट्रपति वहां पर सरकार चलाएगा। फिर संघ शासित यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है, उनका कंट्रोल किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। फिर वे शक्तियां, अविशिष्ट शक्तियां, जैसे कि अपनी साइबर क्राइम से लेकर, तो वो किसके पास है? पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो एकात्मक की तरफ से ज्यादा झुका हुआ लग रहा है। कौन सा? भारतीय संविधान। जबकि भारत का संविधान कैसा है? संघात्मक। फिर भी क्या है? एकात्मक। संविधान संघात्मक होते हुए भी क्या है? एकात्मक, लेकिन पूर्णतः एकात्मक नहीं, संघात्मक भी है, यानी कि इनका अद्भुत संयोग है, एकात्मक भी है और संघात्मक भी है। अब मान लिया कि राज्य में राज्य सरकार चल रही और सेंट्रल गवर्नमेंट में अपनी सरकार चल रही, हुआ क्या? भारत पर आक्रमण हो गया, भारत पर किसी देश ने आक्रमण कर दिया,
विदेशी आक्रमण कह सकते हैं, या फिर हम कह दें कि भारत में ही सशस्त्र क्रांति होगी, यानी कि भारतीय लोग ही शस्त्र उठाकर भारत के खिलाफ हो गए, तब क्या होगा? ऐसी परिस्थिति में भी केंद्र सरकार है और राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत क्या कर देगा? राष्ट्रीय आपात घोषित कर देगा। अब राज्य सरकारें क्या होगी? फ्री होगी। तो विशेष परिस्थितियों के साथ साथ अन्य परिस्थितियां, विशेष परिस्थितियां यानी कि ये तो आपातकालीन शक्तियां हैं राष्ट्रपति के पास, ये तो है ही है, लेकिन ये आपातकालीन नहीं है। वैसे 356 है वो आपातकाल है जिसके तहत संवैधानिक तंत्र है विफल हो गए, लेकिन अविशेष शक्तियां तो कोई आपातकाल नहीं है। अविशेष शक्तियां भी किसके पास है? केंद्र के पास। विषय भी किसके पास ज्यादा है? केंद्र के पास। अब केंद्र के पास कहने को तो 100 विषय है, लेकिन ये 52 विषय जिस पर अंतिम निर्णय देने का अधिकार किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो राज्य अगर इनके साथ झगड़ा करे तो कोई मतलब निकलने वाला इनका है नहीं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान है वो संघात्मक भी है और एकात्मक भी है, और ज्यादा हम देखें संघात्मक होते हुए भी वो एकात्मक की तरफ ज्यादा झुका हुआ है।